हेलो बच्चों, मैं आरती सेन आपका स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल पे जिसका नाम है लॉजिक्स ऑफ फिजिक्स। तो सबसे पहले तो वेरी सॉरी कि मैं थोड़े दिन के लिए आपसे मैंने थोड़ी सी दूरियां बना ली थी, हमारी वीडियोस नहीं आ पाई थी। उसके पीछे कुछ रीज़न है जो मैं आपको बाद में बहुत अच्छे से डिटेल में बता पाऊंगी। पर उसके पहले बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करें, हम हमारी वीडियोस की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, याद तो है कि क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स के शहर में घूम रहे थे हम लोग, और जहां की हम कुछ लास्ट के टर्म्स के बारे में बात कर रहे थे। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक हमारा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि करंट की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। वैसे एक मजे की बात बताऊं, करंट ना अपने आप में बहुत एक चमत्कार मान लो आप। क्यों? क्योंकि चमत्कार ऐसा है कि करंट ना बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करता है। सिर्फ एक हम लोग हीटिंग इफेक्ट नहीं, एक और इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है जिसे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। हालांकि वो इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले हैं, पर मैं बता दूं कि हमारा करंट और क्या क्या खूबियां रखता है। ठीक है, तो हम लोगों ने वो खूबी उसकी पढ़ी, सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट तो हम लोग नहीं पढ़ रहे, पर हीटिंग इफेक्ट हम लोग ने पढ़ ली, उसकी वो खूबी पढ़ ली। अब हमारे पास बचा क्या? अब हमारे पास उसके दो और टॉपिक्स बचे हैं जिनके बारे में हमें बात करना थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, तो वो टॉपिक्स क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर। अब एनर्जी पावर ये बहुत मतलब सुना होगा ना आप लोगों ने कि मेरे अंदर तो एनर्जी नहीं रही, हाँ मेरी तो पावर ही चली गई ना, मेरे में तो बहुत पावर है। ये सब चीजें करी है आपने कभी? सुनी है हम लोग ना एनर्जी और पावर, वैसे तो देखा जाए तो है ना अलग अलग चीजें हैं, पर दोनों में एक सिमिलर टर्म है, वो है वर्क। कैसे? मेरी बात सुनो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि आप ये काम करो, आप बोलोगे मेरे अंदर तो एनर्जी नहीं है, मैंने तो खाना ही नहीं खाया, मैं नहीं कर सकता। मतलब आपको मैंने वर्क के लिए बोला, कुछ काम करने के लिए बोला, और आपने उसको बोल दिया डायरेक्ट एनर्जी के रिलेशन से कि मेरे पास एनर्जी नहीं है तो मैं काम ही नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ पर ये एनर्जी वर्क से रिलेटेड नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल होगी। क्यों? देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो कैसे चलते हैं? हवा से चलते हैं क्या? पानी से चलते हैं क्या? नहीं। किससे चलते हैं? एनर्जी से चलते हैं। और वो एनर्जी, ठीक है, वो एनर्जी करती क्या है? उसमें कंटिन्यूसली करंट प्रोड्यूस करती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब किसी अप्लायंसेस में हम ये कह सकते हैं कि करंट एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, जो कंटिन्यूसली फ्लो करने के लिए जो वर्क करना होता है वो एनर्जी होती है। पावर क्या है? पावर थोड़ा सा ब्रेक के बाद में पढ़ेंगे, ये तो सारा ही सस्पेंस आपका खत्म हो जाएगा। आप बोलोगे मैम ये क्या किया आपने, अब तो मजा ही नहीं आ रहा। तो मजा दिलाने के लिए फिर क्या है, थोड़ा सा सस्पेंस तो रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे ही मैंने एनर्जी के बारे में बात करी, तो हम लोग ना बिना टाइम वेस्ट किए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं ना, क्योंकि प्रॉपर वर्ड्स तो होना जरूरी है। तो चलते हैं हम लोग हमारी डेफिनेशन की तरफ जी। तो अब बात करते हैं डेफिनेशन और डेरिवेशन के बारे में। तो जैसे कि मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी बातों पे कुछ भरोसा नहीं है, तो प्रूफ तो लाना पड़ता है ना। ये ला दिया मैंने प्रूफ। प्रूफ क्या है? इसकी डेफिनेशन है द वर्क डन बाय द सोर्स टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इन द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। अब ये है क्या? क्या मैम रामायण पढ़ रहे हो? संस्कृत है क्या? नहीं भाई, संस्कृत नहीं है, पर समझो द वर्क डन बाय द सोर्स टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक कोई सर्किट है, मान लो ये सर्किट है, मैंने क्या लगा दिया, क्या लगाऊं यहाँ पे? हार्ट शेप का बल्ब। अब ये हार्ट शेप क्या है मैडम? आपके भी क्या वैलेंटाइन वीक चल रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए है, पर ये गलत मत समझना, ये बल्ब है वैसे। ठीक है, तो ये पूरा सर्किट है जिसमें हम लोगों ने लगा दिया बल्ब। ये बल्ब पता है क्या पानी से चलता है क्या? नहीं। हवा से चलता है क्या? नहीं। ऑयल से चलता है क्या? नहीं। फिर किससे चलता है? ये बैटरी से चलता है। बैटरी क्या है? सोर्स है। काय का सोर्स है? ईएमएफ सोर्स है। ये क्या कर रहा है? ये फोर्स लगा रहा है। बेसिकली ये एनर्जी देता है किसको? इस बल्ब को चलने के लिए। हमको एनर्जी कौन देता है? हमारा फूड। ये फूड का काम कर रहा है यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ से इस बैटरी को हटा दूं तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्या मैं तुमको 3 दिन तक खाना नहीं दूंगी? वैसे ऐसा होगा नहीं, पर नहीं मिलता है तो क्या तुम चल पाओगे?
फिर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बैटरी है ये क्या कर रही है, काम कर रही है, कोई काम कर रही है, कोई वर्क डन कर रही है। और वो वर्क डन क्या कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रही है। ये काम ही है इसका। और ये वर्क डन जनरेट मतलब वर्क डन, ये वर्क करके क्या कर रही है इनडायरेक्टली, इसमें इलेक्ट्रिक करंट के वैल्यू को कंटिन्यूसली मेंटेन कर रही है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस कम ज्यादा हो जाएगा तो इसमें इसके अंदर फ्लो होने वाली करंट का अमाउंट भी कम ज्यादा हो जाएगा, जिससे हमारे बल्ब को तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो वर्क डन है, जो काम है जो बैटरी ने किया है, क्यों किया है, इसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, वो काम ही उसका एनर्जी कहलाता है। देख लो, विश्वास नहीं होता है तो V = W/Q। ये कहाँ से लिखा है पता है तुमको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लिखा है। वहां भी मैंने सेम लाइंस बोली थी, ध्यान नहीं है आप लोगों को, पर वही चीज है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, W ये Q है, इसको मैंने इधर भेज दिया तो W = QV हो गया, और Q की जगह मैं यहाँ पर I × T लिख सकती हूँ इससे। ठीक है, और फिर ओम्स लॉ लगा दे इसमें भी हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग V = IR होता है, इस V की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं तो देखो मेरी बात सुनो, 2I² R ये रहा, T ये रहा, W = I² RT। मैम ये तो W है, आप तो एनर्जी निकाल रही थी ना। अरे भैया रुको, W ही तो एनर्जी होती है। क्या बोला था फर्स्ट लाइन में, स्टार्टिंग में क्या बोला था मैंने, कि मैंने जब आपसे बोला कि जाओ, क्या नाम है तुम्हारा, जो भी गोलू मोलू जो भी आपका नाम है, जाओ बेटा वो काम करके आओ, आपने बोला कि नहीं मैं नहीं करूंगा, मेरे पास एनर्जी नहीं है। तो फिर आपने भी तो वर्क डन को डायरेक्ट एनर्जी से रिलेट किया, तो मैं क्यों ना करूं? तो मैंने आपको बोल दिया कि मैं तो करूंगी W = E। मतलब जब जब आपसे कार्य की वर्क की बात की जाएगी, आप उसको डायरेक्ट एनर्जी से रिलेट कर सकते हो। तभी तो वर्क की और एनर्जी की यूनिट भी सेम होती है, जूल। तो अगर मैं यहाँ पे यूनिट लिखूं तो क्या लिखूंगी, जूल। ठीक है, चलिए एक बार इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद है ना, इसकी एक और डेफिनेशन या कुछ थोड़ी बहुत और भी हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ एक दो बातें हम लोग और इस टॉपिक के बारे में कर लेंगे, उसके बाद में इस टॉपिक को हम लोग एंड करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में करेंगे। देखिएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, एक्चुअली हम लोगों ने अभी एक ना फॉर्मूला डिराइव किया था। वो फॉर्मूला मैं पहले लिखती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। I² RT था, ये क्या थी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी। I क्या है, करंट है, R क्या है, रेजिस्टेंस, एंड T स्मॉल t क्या है, यहाँ पे टाइम है। ठीक है, देखो एक्चुअली हुआ क्या कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, ये आप देख सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके है, करंट के, रेजिस्टेंस के एंड टाइम के। पर अगर मैं मेनली बात करूं तो करंट के। कैसे कि अगर मेरे को ज्यादा हाई पावर का कोई भी अप्लायंसेस मुझे यूज करना है, मुझे चलाना है ना, सपोज करना कि मेरे को तो ना हाँ मुझे वॉशिंग मशीन चलाना है। ठीक है, तो मैं क्या उसको थोड़ी सी करंट दूंगी तो उसका काम होगा? बिल्कुल नहीं होगा ना, ज्यादा देनी पड़ेगी। और मेरे को छोटा सा बल्ब चलाना है, एलईडी चलानी है, तो उसके लिए मुझे कम करंट पे काम चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। तो मतलब ये जो करंट है यही तो एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। हम देखो इसको ना आप रिलेट करके चलो, ये सारा कुछ एनर्जी का ही खेल है। ये जो करंट है ये खुद एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और अगर आप करंट ज्यादा दे रहे हो, इट मीन्स डायरेक्टली एनर्जी बढ़ रही है अप्लायंसेस की, और एनर्जी बढ़ेगी तो वो ज्यादा अच्छे से चलेगा वो ना। तो जो कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है किसी भी अप्लायंस में, जो कितना कंज्यूम हो रही है, वो जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो रही है, वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है, ऑन द स्क्वायर ऑफ द करंट I, जो इस करंट है उसके स्क्वायर पे, रेजिस्टेंस पे एंड टाइम पर। और यूनिट तो मैंने बताई थी जूल होती है। अगर मैं कॉमर्शियल लेवल पे बात करूँ तो किलोवाट आवर होती है, पता है आपको? अच्छा, घर में मीटर लगे आपके, मीटर नहीं लगे तो लगवा लेना, क्योंकि इलीगल है। आप अगर वो ऐसे डाल के आप काम चला रहे हैं तो। वैसे मुझे पता है यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं और सबके घर में ना मीटर लगे हुए हैं। तो कभी ना आप कोशिश मतलब आप ना अपने मम्मी पापा से पूछना कि आपको कितना बिल आता है। ठीक है, और फिर उसको ना थोड़ा सा ना इमेजिन करना। मान लो फॉर एग्जांपल आपके ना यूनिट्स पूछना, ऐसे करना, उनसे पैसे मत पूछना, यूनिट्स पूछना। आपके पापा ने बोला कि हमारे आए 210 यूनिट। 210 यूनिट का मतलब जानते हो? अब आप यहाँ देखो, एक यूनिट है ना, एक यूनिट का मतलब होता है 1 kWh। 1 kWh मतलब किलोवाट आवर।
और 1 किलो वाट आवर में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। मतलब आप इस 210 को 3.6 इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई करो, आपने इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम किया है। इतना जूल की फॉर्म में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सेव इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर खत्म। और हम लोग ना अब बिना टाइम वेस्ट किए इलेक्ट्रिक पावर की तरफ चलते हैं। और आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि हम लोग इस टॉपिक को, इस चैप्टर को जल्दी से फिनिश करें और फिर नेक्स्ट बिल्कुल फ्रेश टॉपिक की तरफ हम लोग, फ्रेश चैप्टर की तरफ हम लोग जाएंगे। तो अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक पावर की तरफ। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? एक्चुअली हम लोग ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल दी ना, उसी से रिलेटेड ये टर्म है। वैसे तो नॉर्मल भाषा में तो हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को क्या समझते हैं कि हाँ मेरे अंदर इतनी पावर है, पर आपने देखा होगा कि पावर को हम लोग ना एनर्जी से भी रिलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हम लोग अगर बात करें इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कैसे बात करेंगे, पावर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम लोग ऐसे बोल देंगे कि पर यूनिट टाइम में, पर सेकंड आपने कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज की है, वो उसकी पावर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हमारे घर पे ना सब तरह के अप्लायंसेस है ना, और जब भी हम लोग ना खरीदते हैं ना, तो उनके पीछे ना हम लोग देखते हैं कि वो कितनी पावर का है ना। आप लोग तो नहीं देखते होंगे, आपके पेरेंट्स जब लेके आते हैं तो वो देखते हैं तो कि ये इतने वाट का है, ये बल्ब इतने वाट का है, वो उतने वाट का है, देखते हैं ना हम लोग। क्यों देखते हैं? उसको हम लोग ना डायरेक्टली रिलेट करते हैं एनर्जी से। अगर कोई अप्लायंसेस ज्यादा वाट का है, इट मीन्स उसको ज्यादा एनर्जी भी चाहिए फिर चलने के लिए। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड किसी भी अप्लायंसेस को कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड है, वो उसकी पावर है। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। और फॉर्मूला आपके सामने है, P इज इक्वल्स टू E/T। क्या मैं E की जगह W लिख दूं? किसी को कोई तकलीफ हो तभी क्या कर लोगे तुम? मजाक कर रही हो? तकलीफ क्यों होगी भाई हमको? हम लोगों ने तो ऑलरेडी पढ़ा है, E की जगह हम लोगों ने लग दिया W। फिर ये मैम क्या कर दिया, ये V क्यों कहां से आ गया? अबे गधो, हम लोग V इज इक्वल्स टू W/Q नहीं लिख सकते क्या? पढ़ा है नहीं हमने? तो फिर क्या W इज इक्वल्स टू V इंटू Q लिख देंगे? सिंपल है, लिख दिया। फिर उसमें भी आपने फॉर्मूला डाल दिया मैडम, ये Q की जगह क्या लिख दिया? अरे फिर से तुमको याद दिलाना पड़ेगा, बादाम खा लो आप लोग। I इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q/T नहीं होता? तो क्या Q इज इक्वल्स टू I इंटू T नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। यार मैडम कंफ्यूज कर रहे हो? कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, ये छोटी टर्म्स हैं, इनको ध्यान रखो। 2 बादाम खाओ, एक फॉर्मूला लर्न करो, फिर 2 बादाम खाओ, एक फॉर्मूला लर्न करो, ऐसे करो, ठीक है। तो ये देखो, हाँ, तो VIT लिख दिया हम लोगों ने और T ऑलरेडी था, T से T कैंसिल, तो मिला कि आपको P इज इक्वल टू VI। अगर मैं इसको ओम्स लॉ की, जैसे मैं इसमें टर्म्स डालती जाऊंगी ना, जैसे मान लो मैंने V की जगह भी टर्म्स ओम्स लॉ से पुट कर दिया, या मैंने V की जगह I पुट कर दिया, तो इस तरीके से हमें और फॉर्मूलाज मिलते जाएंगे, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप डायरेक्टली इन फॉर्मूला को याद रख लो, इतना कंफ्यूज होने की आपको नीड नहीं है कि कहाँ से आया फॉर्मूला, क्योंकि वो डेरिवेशन नहीं पूछता है यहाँ से आपसे, या तो बाय डेफिनेशन या फिर एक न्यूमेरिकल बनता है, बहुत सिंपल सा। तो आप फॉर्मूला लर्न करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल पावर हमारा हो गया, पर ना हमारी ना एक ना परंपरा है। क्या परंपरा है? हम लोग ना हर चीज को ना एक की भाषा में पढ़ते हैं। जब हम लोगों ने करंट पढ़ी तो 1 एम्पियर भी पढ़ी, फिर वोल्टेज पढ़ा, वोल्टेज मतलब मैं वोल्टेज बोल देती हूँ, तो आप उसको ना ध्यान रखिए कि मैं बोल क्या रही हूँ। मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात कर रही हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी हम लोगों ने 1 वोल्ट पढ़ा था, रेजिस्टेंस पढ़ा, तो फिर उसमें 1 ओम पढ़ा, तो फिर इसको कैसे बख्श देंगे, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। पर उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो बताइए, पता है आपको किसी को? बहुत बहुत सुना हुआ है, हम लोगों ने बहुत बार सुना है। बताऊं? चलो बता देती हूँ। पावर की ऐसा यूनिट होती है, क्या होती है? वॉट होती है। अब हमें 1 वॉट की डेफिनेशन निकालनी है। चलो ये आपका होमवर्क है, 2 मिनट मिलते हैं आपको ना, आप करिए और मुझे बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड मुझे इसकी ना वो डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी,
ठीक है, मैं जब तक इसको रब करके इसकी डेफिनेशन लिख दे। चलिए, इसकी डेफिनेशन अब आप लोगों ने तो लिख ली होगी, नहीं लिखी हो तो चेक कर लीजिए एक बार क्या है। फॉर्मूला से बनाए क्या, मजा आएगा बनाते। P इक्वल्स टू क्या था, T बाय T। तो अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड हो और वो भी कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, तो हम लोग ये बोलेंगे कि वो जो अप्लायंसेस है उसका पावर क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिकल पावर कितना है, 1 वॉट है। एक बार वर्ड टू वर्ड चलते हैं। इफ 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंसेस इन 1 सेकेंड, देन इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द अप्लायंसेस इज 1 वॉट। ठीक है, अब यह है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज। हम लोग ना बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पर ना इस तरीके से HP लिखा कर देखते हैं हम लोग ना। HP मतलब HP क्या है, एक ना पावर की यूनिट है कमर्शियल लेवल पे। ठीक है, कमर्शियल लेवल पे मतलब कि जिस तरीके से हम लोग ना यूनिट, एनर्जी की नॉर्मल यूनिट जूल होती है, पर कमर्शियल यूनिट हम लोग ना यूनिट में या kWh में लिखते हैं, उस तरीके से यहाँ पे हॉर्स पावर में लिखते हैं। और 1 हॉर्स पावर पे कितने वॉट होता है, 746, 700 हिंदी में नहीं आता, 746। ठीक है, कैलकुलेशन अब ये है ना बहुत बढ़िया मौका कैसे कि अब अगर आपके घर में बिल आए ना तो आप उसको रीचेक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि ना आप देखो कि आपके घर में कितने अप्लायंसेस हैं, कितने घंटे चल गए और कितने दिन का ये बिल है। आप सिंपली ये फॉर्मूला लगाओगे, आपके पास ना आपका बिल आ जाएगा। पर बिल एक बात बताओ, ये आएगा यूनिट में या फिर kWh में। फिर आप ना उसको क्या करना, कितने रुपए के हिसाब से, कितने पर यूनिट पर रुपीस के हिसाब से आपका बिल आता है वो देख लेना। जैसे मान लो सपोज करना आपके घर में जो नंबर ऑफ अप्लायंसेस है वो 2 है, पावर मान लो उनका 40 वॉट। ठीक है, और टाइम कितने घंटे चल गए, वो मान लो ओवरऑल 1 महीने में 200 घंटे चले गए। 200 घंटे, हाँ ठीक है, 200 घंटे चले। तो आप सारी वैल्यूज पुट कीजिए, 1000 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास टोटल यूनिट आ जाएगी, कितनी यूनिट एनर्जी यूज हुई। और मान लो 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आपका बिल आता है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका बिल निकल जाएगा। ठीक है, इस पे ना बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा, इसको बहुत ज्यादा ऐसे लाइटली मत लेना। न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इसको यहाँ पर ऐसे कॉपी एंड पेस्ट कर ले और फिर उसके ऊपर 2 बादाम खाकर दूध पी ले। ठीक है, याद रह जाएगा। अब इसी वीडियो में मैं 2 टॉपिक बहुत माइनर है जो इम्पोर्टेंट टर्म है, हम लोगों ने पढ़ा है, पर वर्ड्स भी हमारे पास होना जरूरी है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, तो वो भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। एंड देन इस चैप्टर का हम लोग कर लेते हैं समापन। ठीक है, तो चलते हैं। चलिए, तो हम लोग ना हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि हीटिंग इफेक्ट के ना बेटा बहुत सारे यूजेस है ना, वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। पर मैंने ना आपको बाय वर्ड्स नहीं बताया, लिखवाया नहीं था, तो मैंने सोचा कि जाते जाते मैं आपको ये भी दे दूं। चलिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में फर्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हमारे घरों में यूज होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बल्ब होता है क्या, बल्ब देखा है आप लोगों ने, देखा होगा, हीटर, गीजर, ये सारे क्या है, हीटिंग इफेक्ट पे तो वर्क कर रहे हैं। बल्ब में पता है आपके ना 2 ऐसे ना फिलामेंट लगे होते हैं। ठीक है, वो फिलामेंट ना टंगस्टन के बने होते हैं। टंगस्टन पता है क्या होता है, टंगस्टन अलॉय होता है। उसको इस तरीके से हम लोग बनाते हैं कि ना वो एक मतलब हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बावजूद वो क्या हो, वो मेल्ट ना हो। नॉर्मल आप किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर को या किसी भी मेटल को जब आप ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोवाइड करते हैं, टू मच अमाउंट में प्रोवाइड करेंगे, तो फिर पता है क्या होगा, वो मेटल मेल्ट हो जाएगा, इतनी ज़्यादा पावर वो सहन नहीं कर पाएगा। पर इन दिस केस हम लोग उसके फिलामेंट को बनाते ही ऐसे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कर सकते हैं, वो बियर कर सके, सहन कर सके। और पता है कैसे करता है, एज अ रेजिस्टेंस, उसको फ्लो भी नहीं होने देगा। तो वो क्या होगा, एक कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, उसका टेम्परेचर हाई होगा, हीट एनर्जी कन्वर्ट होगी, फिर एक मोमेंट में वो ग्लो करने लगता है। ठीक है, ये होता है हीटर गीजर में भी यही होता है। वो अलॉय यूज करते हैं हम लोग, है ना, और अलॉय अच्छा वाला यूज करते हैं जिसका क्या हो, जो रेजिस्टेंस है हाई हो। तो ये जो सारे है ये हीटिंग इफेक्ट पे ही वर्क करता है। द कॉइल ऑफ दीज डिवाइसेस मेड ऑफ वेरी हाई रेजिस्टेंस, जो कि मैंने बोला अभी, सच दैट व्हेन अ करंट पासेस थ्रू द कॉइल हीट इज जनरेटेड। ठीक है, सेकेंड इलेक्ट्रिकल फ्यूज हम लोग ना बात कर चुके हैं।
फिर भी बात कर लेते हैं एक तरीके से कि फ्यूजिबल वायर होता है, इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस की तरह हम लोग ना यूज करते हैं। कैसे कि हम लोग मतलब इसको है ना इस तरीके से बनाते हैं कि एक पॉइंट पर एक फिक्स अमाउंट ऑफ करंट पर, ठीक है, ये क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। मान लो मैंने करंट फिक्स कर दी, अब इससे ज्यादा करंट ये वायर बियर नहीं कर सकता। अगर हम लोगों ने इससे थोड़ी सी भी ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट इसको दी तो ये यहाँ बीच में से हो जाएगा ब्रेक, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होते ही मान लो इसमें पूरा परिपथ इंग्लिश में बात करें तो पूरा सर्किट इसने अपने आप से कनेक्ट कर रखा है। यहाँ से जैसे मेल्ट हुआ, टूटा, बीच में आ गया, ये हो गया हमारा ओपन सर्किट, ब्रेक हो गया हमारा सर्किट ब्रेक होते ही तो पूरे जो सर्किट पूरा हमारा ना अप्लायंसेस जो लगे वो वर्क नहीं करेंगे। तो ये हम लोग ना कब काम करते हैं जब बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना कि वोल्टेज अप डाउन हो जाता है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट आ जाती है, हमें चाहिए ही नहीं उतनी अमाउंट ऑफ करंट, तो उसकी वजह से अगर यहाँ पे मैं इन वायर को यूज़ ना करूँगी ना तो वो क्या, ये आगे सप्लाई होने देगा उस करंट को और फिर हमारे अप्लायंसेस हो सकता है बिगड़ जाए, क्योंकि वो नहीं सहन कर पाएंगे ना। बल्ब को 20 वोल्ट की करंट चाहिए, मतलब 20 एम्पियर की करंट की रीड है, मान लो उसको हम लोग 60 दे रहे हैं, 80 दे रहे हैं, कैसे सहन करेगा, वो नहीं कर सकता। तो यहाँ भी इसलिए हम लोग ना बीच में ऐसा वायर लगा देते हैं। वैसे ये पहले होता था, अच्छा वो मूवी देखी है आपने, पहले के ना मूवीज में होता था एक छोटा सा वायर ना, एक ना चीनी का वो कुछ लगा होता था उसमें, वैसे हम लोग करते थे, उसे फ्यूज बोला करते थे। उसके पहले छोटा सा वायर ही होता था, फिर हम लोग उसको वैसे करने लगे। तो जब ज़्यादा ऐसा होता है ना तो वो फ्यूज गिर जाता है, अलग हो जाता है। आजकल MCBs चलने लगी है, ठीक है। तो ये है भैया बात हमारी कि जो ये हमारा फ्यूज होता है ये एक शॉर्ट लेंथ वायर होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ में इस तरीके सेफ्टी पर्पज से लगाते हैं ताकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट वहाँ तक ना पहुँचे। एक फिक्स अमाउंट ऑफ करंट पे वो मेल्ट होना शुरू कर देगा क्योंकि, ठीक है। सो हाँ, एक चीज़ और कि आप लोगों को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो देखो जीवन में दुखी होने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, पर अगर खुशी मनाने का अगर एक कारण भी आपको मिलता है तो उसे मत छोड़िए, ठीक है। आजकल बच्चे ना बट गए हैं। वैसे इस टॉपिक पे ज़्यादातर लोग बात करना नहीं चाहते हैं, पर मैं ये मानती हूँ कि हम लोग कुछ भी होने से पहले, किसी भी धर्म के होने से पहले हम लोग भारतीय हैं, हमारा एक नेशन है, ठीक है। तो हम लोगों को जहाँ खुशी मिलती है, जिस त्योहार से खुशी मिलती है, हम उसको सेलिब्रेट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज लास्ट में इस चैप्टर का मैंने एंड कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो आपकी चैप्टर लाइट के ऊपर आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है और अब कंटिन्यूस वे में आएगी, तो आप इस चैनल से आप जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच अगेन।